Hello friends, today we will discuss about a very important chapter that is life process. तो हम इसको स्टार्ट करेंगे, समझेंगे। तो इसको समझने के लिए पहले हमें जो समझना होगा वो समझना होगा लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है। हम अपने आसपास चारों तरफ काफ़ी ऑर्गेनिज्म देखते हैं, बहुत सी चीज़ें देखते हैं, कुछ में लाइफ होती है, कुछ में लाइफ नहीं होती है। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि कौन सी चीज़ लिविंग है, कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है। तो लाइफ प्रोसेसेस को समझने से पहले हम लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस समझते हैं। आपके चारों तरफ काफ़ी चीज़ें होंगी। आप ये सोच सकते हो कि जिन जिन चीज़ों में, जिन ऑब्जेक्ट्स में मूवमेंट है वो लिविंग है, ठीक है। तो या फिर जिनमें ग्रोथ होती है वो लिविंग है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि क्या मूवमेंट है तो लिविंग है कि नहीं है। तो मूवमेंट प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। लेकिन क्या हम इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर सकते हैं लिविंग के लिए? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, सपोज आप सो रहे हैं या आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, या फिर प्लांट्स हैं उनमें कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा आपको, विजिबल कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो मूवमेंट को हम लिविंग का एक परमानेंट चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसको परमानेंटली यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं कर सकते लिविंग का एक फीचर। दूसरी चीज़, आप लोग कहेंगे कि जिन जिन एनिमल्स में ग्रोथ होती है या जिनमें जो ग्रो करते हैं जैसे कि प्लांट हैं, तो ग्रोथ भी एक सर्टेन एज के बाद, आफ्टर मैच्योरिटी, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, ग्रोथ भी रिटार्ड हो जाती है और ग्रोथ कई ऑर्गेनिज्म में बिल्कुल भी रुक जाती है जो विजिबल नहीं होती। और तो फिर ग्रोथ को हम कंसीडर नहीं कर सकते कि ये एक परमानेंट, एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीज़ है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो फिर ऐसी क्या चीज़ है जो लिविंग को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करती है? आपको जानकर शायद बहुत आश्चर्य होगा कि हिमालय की ग्रोथ भी होती है। ये हर साल हिमालय जो माउंटेन है, ये हर साल कुछ मिलीमीटर बढ़ जाता है, लेकिन ये इसको लिविंग तो नहीं बोल सकते ना। तो ग्रोथ को भी हम लिविंग का एक फीचर नहीं मानेंगे, यूनिवर्सल फीचर नहीं मानेंगे। आप लोग बोलेंगे कि ब्रीदिंग होती है, तो ब्रीदिंग भी ये कोई लिविंग का फीचर नहीं है। ब्रीथ करना विजिबल वो नहीं है, विजिबल फीचर नहीं है ब्रीदिंग। तो फिर ऐसा क्या है जो लिविंग को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करता है? किसी भी लाइफ को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है मूवमेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ये एक यूनिवर्सल चीज़ है। अब इसकी ज़रूरत क्या है? देखो, लाइफ प्रोसेसेस बहुत सारी होती हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये 4 लाइफ प्रोसेस होती हैं। अब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्यों ज़रूरी है? अगर किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहना है, उसको अर्थ पे सस्टेन करना है, तो उसको उसकी कोशिकाओं तक जो भी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, अगर वो एक सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है तो उसको उसके साइटोप्लाज्म में मूवमेंट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमीबा है, तो उसके साइटोप्लाज्म में मूवमेंट होगा, क्योंकि ये एनवायरनमेंट से डायरेक्ट एक्सपोजर है। और एनवायरनमेंट हमेशा फेवरेबल हो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी नहीं है। तो इसमें मूवमेंट होंगे टू मेंटेन स्टेट ऑफ ऑर्डर। एक होम्योस्टेटिस जो मेंटेन करने के लिए, एक स्टेट मेंटेन करने के लिए ऐसा होगा, क्योंकि एक इक्विलिब्रियम अगर रहेगा सराउंडिंग से तो ये ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा, नहीं तो ये ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही ये स्टेट ऑफ ऑर्डर ब्रेक होता है तो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाता है, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। तो ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्यों ज़रूरी है? जैसे कि हमारी कोशिकाएं हैं, हमारी सेल्स हैं, इनमें इनको डिफरेंट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ये रेस्पिरेशन कर सकें। न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है तो ग्लूकोज उन तक पहुंचता है ब्लड के द्वारा। तो हर सेल को जिंदा रहने के लिए मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ज़रूरी है, मॉलिक्यूल का प्रॉपर मूवमेंट होना चाहिए। ये एक यूनिवर्सल चीज़ है, ठीक है। ये जो नॉन लिविंग को लिविंग से डिफ्रेंशिएट करती है।
बाकी चीज़ों में एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, अगर कोई भी जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है उसको एक सिस्टम की ज़रूरत होती है ताकि हर कोशिका तक न्यूट्रिशन पहुंच सके और उसमें उसमें एनर्जी जनरेट हो सके, उसके सभी जो फंक्शन है उनको कैरी करने के लिए उसमें एनर्जी आ सके। तो इसके लिए क्या होता है कि उसको न्यूट्रिशन आता है ब्लड से, जैसे कि ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। ये एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है जिसको ब्रेक करके एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज को हर कोशिका तक पहुंचाने के लिए ब्लड का रोल होता है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का एक वो है, सर्कुलेशन है। तो न्यूट्रिशन ज़रूरी है बॉडी के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म की। अब न्यूट्रिशन मिलेगा, फिर उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एब्सेंस में रेस्पिरेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ताकि उससे एनर्जी मिल सके। और इन न्यूट्रिएंट को शरीर की सारी कोशिकाओं तक, सारी सेल्स तक पहुंचाने के लिए एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी होना चाहिए, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो सर्कुलेशन की ज़रूरत भी पड़ेगी। अब सवाल आता है कि न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लेकिन इन सब प्रोसेस में कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं या बॉडी के किसी भी उपयोग के नहीं होते। तो इनको बॉडी से पास आउट करना भी ज़रूरी होता है, इसलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम की भी ज़रूरत होती है। इन चार चीज़ों को असेंशियल लाइफ प्रोसेस बोला जाता है। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत असेंशियल होती हैं। इनके बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ मैं कि क्या रिप्रोडक्शन एक असेंशियल लाइफ प्रोसेस है? तो इसका जवाब है कि रिप्रोडक्शन एक असेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है। रिप्रोडक्शन एक इंडिविजुअल के लिए असेंशियल नहीं है उसको सरवाइव करने के लिए, लेकिन एक स्पीसीज की बात जब आती है तो एक स्पीसीज को इस अर्थ पे एग्जिस्ट करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन से एक रेस, एक स्पीसीज अपने आप को मेंटेन कर सकती है एक्सटिंक्ट होने से। तो रिप्रोडक्शन एक नॉन असेंशियल लाइफ प्रोसेस है फॉर एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो हमने ये देखा। अब देखते हैं एक एक करके हम इनको लेंगे। जैसे कि न्यूट्रिशन है, पहले हम न्यूट्रिशन को लेंगे। तो न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है? एक तो होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, और एक दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हम देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब सेल्फ, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें खुद ही जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड की सिंथेसिस करता है। इनको प्रोड्यूसर भी बोला जाता है क्योंकि ये खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में प्लांट या जो भी ऑर्गेनिज्म है वो खुद का भोजन बनाता है। अब ये कैसे करेगा? तो जैसे कि कोई प्लांट है, ये लाइट की प्रेजेंस में लाइट एनर्जी से और फूड को बनाएगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है इसमें कार्बन का जो है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है और H2O की फोटोलाइसिस होती है। इसको डिटेल में देखने के लिए हम थोड़ा सा लीफ को देखते हैं। सपोज ये एक लीफ है, इसमें स्टोमेटा भी होंगे जिनसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है। स्टोमेटा सराउंडेड होता है गार्ड सेल से। जब ये गार्ड सेल टर्जिट होती है तो स्टोमेटा ओपन होता है, और जब ये गार्ड सेल फ्लैसिड होती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। इस टाइप से जब ये फ्लैसिड हो जाएगी, यानी जब ये पिचक जाती है तो ये स्पोर बंद हो जाता है। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी होता है कि कई बार
वाटर का लॉस होने लगता है प्लांट से। वाटर का जब एक्सेस लॉस होता है, जैसे कि समर में, तो स्टोमेटा को एक मेंटेनेंस के रूप में क्लोज कर दिया जाता है, जो प्लांट को एक्सेसिव हीट से बचाता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, ग्रीन प्लांट में जो ग्रीन कलर होता है वो पिगमेंट का होता है। ग्रीन प्लांट की जो सेल्स होती हैं, जैसे कि लीफ के इधर की जो सेल्स होंगी, उनमें उनमें ग्राना होंगे और थाइलाकॉइड भी होंगे। ये क्या है ग्राना और थाइलाकॉइड? ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं, ये एक मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, इस मेम्ब्रेन में, ये जो ग्राना की मेम्ब्रेन होगी, इसमें पिगमेंट होंगे। ठीक है, क्लोरोफिल ए, बी, ये पिगमेंट इसमें होते हैं। अब क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल वाटर से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो 2H+ ये बनेगा, आयन बन जाएगा, जिसको हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर ब्रेक डाउन हो जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम में दे देगा, इस ग्राना की मेम्ब्रेन में दे देगा, और फिर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। ठीक है, और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है, आप लोग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन समझते हैं। ऑक्सीजन का मिलना ऑक्सीडेशन होता है, या फिर हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीडेशन होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन का निकल जाना ऑक्सीडेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन होता है। ठीक है, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है, वाटर से 2H+ आयन अलग हो जाते हैं और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन इवॉल्व होती है एज अ बाय प्रोडक्ट, और जो हाइड्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। यानी कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और साथ में ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है। ठीक है, तो ये हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, ये इसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब ऑटोट्रॉपिक हो गया, और दूसरा कौन सा होता है, हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक के अंदर भी 3 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक, ट्रॉपिक मतलब होता है जो न्यूट्रिशन है, ट्रॉपिक होता है न्यूट्रिशन, और हेट्रो मतलब दूसरे से, यानी किसी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन। ठीक है, इसको क्लासिफाई करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो हो जाएगा सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। अब सैप्रोफाइटिक की बात करते हैं, तो जो फंजाई है, जिसको हम फंगस बोलते हैं, जो बरसात में आपने देखी होंगी कई भी फूड प्रोडक्ट पे, ये सैप्रोफाइटिक न्यूट्री, सैप्रो मतलब सेपरेटली, ये क्या करती हैं, अपनी बॉडी से कुछ केमिकल, कुछ एसिड्स ऐसे रिलीज करती हैं, जो कि डिकेइंग जो प्लांट्स होते हैं, डिकेइंग पार्ट्स होते हैं, उनको डाइजेस्ट करती हैं। डिकेइंग मतलब जो सड़ रहे हैं, सड़ गल रहे हैं, उन पार्ट से अपना न्यूट्रिशन लेती हैं। उनमें कुछ एसिड, कुछ केमिकल ऐसे उनमें डालेंगी, और उनको डाइजेस्ट करके फिर एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्प्शन होता है बाद में। ठीक है, और पैरासाइटिक के केस में क्या होता है, पैरासाइट होते हैं जैसे कि प्लाज्मोडियम, जो मलेरियल पैरासाइट है, ये बॉडी को, इसमें होस्ट की ज़रूरत होती है। ये बिना ख़त्म किए, मतलब किसी भी एनिमल को किल करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बिना ये पैरासाइट, जैसे कि मॉस्किटो है, ये भी एक पैरासाइट है, इसको होस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसमें एक एक जो है पार्टनर, जो होस्ट होगा, ठीक है, वो इसमें नेगेटिव में होता है, यानी कि उसको उसको लॉस होता है, और जो पैरासाइट होता है उसको प्रॉफिट होती है। ये पॉजिटिव में होता है और ये नेगेटिव में होता है, होस्ट। अब बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो हमें लेना है, जो इस क्लास में लेंगे आगे,
वो होगा होलोजॉइक। होलोजॉइक मतलब होलो मीन्स होता है कंप्लीट, और जॉइक मीन्स जो पूरा मतलब पूरा खाना। ठीक है, होलो मीन्स कंप्लीट, जॉइक मीन्स न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजॉइक। होलोजॉइक का एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि अमीबा है। तो अमीबा है, ये क्या करता है, वैसे हम भी ऐसा ही करते हैं। ठीक है, ये अमीबा में ऐसा होता है, फैगोसाइटोसिस होती है। ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा अमीबा अपना फूड लेता है। इसमें एक वैक्यूल बनाता है, जैसे कि ये फूड है। ठीक है, ये सूडोपोडिया है इसके, ये वैक्यूल बनाएगा। ठीक है, और एनगल्फ कर लेगा, मेम्ब्रेन अंदर आ जाएगी और अंदर वेसिकल, ये फूड वैक्यूल बन जाएगा। इस टाइप के न्यूट्रिशन को होलोजॉइक न्यूट्रिशन बोलते हैं, जिसमें पूरा ऑर्गेनिज्म को लिया जा रहा है, या पूरा, जैसे कि हम भी लेते हैं, जैसे कि हम अपने फूड को लेते हैं। ठीक है, तो पूरा उसको लेते हैं हम, सिंथेसिस तो करते नहीं, हमारी बॉडी खुद से तो सिंथेसिस करती नहीं। ठीक है, तो इसको होलोजॉइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम न्यूट्रिशन को, रेस्पिरेशन को, ट्रांसपोर्टेशन को और एक्सक्रीशन को इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।